गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है केसीपी के प्लेटफॉर्म पर। और जैसे अपन आपको पता ही है कि प्रिपरेशन में लग रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना कीमती समय पढ़ाई में लगा रहे हैं और उसको बेशकीमती बना रहे हैं। समय को ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। तो उसी श्रेणी में आपको मैं याद दिला दूं कि इससे पहले अपन ने अपनी एक यूनिट पूरी हो चुकी है, सेल बायोलॉजी पूरी हो चुकी है। और सेल बायोलॉजी के बाद अब एक अलग से जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया हुआ है, जो अपन कुछ सेल बायोलॉजी का हिस्सा मान सकते हैं इसको, या अपन जेनेटिक्स का हिस्सा मान सकते हैं। अपन आज जो बात करने जा रहे हैं वो बात करते हैं आणविक जीव विज्ञान की। आज जो बात करते हैं वो बात करते हैं आणविक जीव विज्ञान की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें उन अणुओं या मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिनसे अपना शरीर जो होता है वो बना हुआ होता है। चाहे मॉलिक्यूल, चाहे डीएनए की बात करो, चाहे आरएनए की बात करो, चाहे डीएनए के संगठन की बात करो, आरएनए के संगठन की बात करो, जो आरएनए डीएनए में जो आपस में जो रिलेशन होता है, अंतर होता है, उन विषयों को लेकर इसमें अपने बातें चालू करेंगे। तो आणविक जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो आणविक जीव विज्ञान में जो सबसे जो कीमती जो अपना पॉइंट आता है वो अपना आता है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। आज अपन बात करते हैं आणविक जीव विज्ञान में जो पॉइंट बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो टॉपिक चालू कर रहे हैं, उसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी जो कोई भी विषय चालू करते हैं, सबसे पहले उसकी आती है खोज की बात आती है कि भाई खोज किसने की। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज है अम्ल की खोज, न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल की खोज की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज थी वो किसने, फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक मिस्चर, याद रखना सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज की बात करते हैं। ऑप्शन आ सकता है, कई बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको पूछा जाए कि बताइए न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी, ठीक है। किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। और इसने इसको कहां खोजा था? इसने इसको मवाद कोशिका के अंदर खोजा था। मवाद कोशिका, मवाद क्या होती है? पस, जो कहीं पे घाव हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, तो वहां पर येलो कलर का जो मवाद बनती है ना, उसको मवाद, या पस कोशिका के अंदर, पस सेल के अंदर खोजा था, ठीक है। मवाद कोशिका के अंदर खोजा था और इसको नाम क्या दिया? इसको नाम न्यूक्लिन नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया, ठीक है। फ्रेडरिक मिस्चर ने इसको खोजा मवाद कोशिका के अंदर, पस सेल्स के अंदर, और उसको नाम क्या दे दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। फिर एक वैज्ञानिक आता है अल्टमान। अल्टमान ने, इसको याद रखना, आपको पूछ ले कि अल्टमान खोजा तो फ्रेडरिक मिस्चर था, नाम न्यूक्लिक जो अम्ल नाम है, जो अभी वर्तमान नाम है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जो नाम है, जो न्यूक्लिक अम्ल जो नाम है, ये किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था, याद रखना, अल्टमान ने। न्यूक्लिक अम्ल जो नाम है ये किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था। अब न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो उसको न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा, याद ना पूछ ले, परिभाषा पूछ ले, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है।
तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो न्यूक्लियस केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है और एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो नाम क्या बन गया इसका? न्यूक्लिक अम्ल बन गया। न्यूक्लिक अम्ल बन गया, ठीक है। नाम क्या बन गया इसका? न्यूक्लिक अम्ल बन गया। न्यूक्लियस में पाया जाता है और एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? न्यूक्लिक अम्ल इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल की प्रकार की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः जो होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। प्रकार की बात करें, टाइप की बात करें तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, जिसको डीएनए भी बोलते हैं। दूसरा जो है न्यूक्लिक अम्ल वो आता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए। अब पहले बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं अपन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी, वो साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात जो मुख्य जो चर्चा का विषय होगा, अपना अध्ययन का विषय होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक और डीएनए की बात अपन करते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए की बात करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अधिकांश जो जीवधारी होते हैं, अधिकांश जीवधारियों में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो डीएनए होता है, डीएनए होता है। लेकिन जो आरएनए की बात करें, लेकिन जो विषाणु है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ याद रखना आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए होता है। अधिकांश जीवाणु के अंदर अपन बात करें तो जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए होता है। लेकिन विषाणु के अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। एक मैं यहां से अपन डीएनए चालू किया, लेकिन एक छोटा सा चार्ट और बता देता हूं आपको, तो उसके क्या पूरा सारांश आ जाएगा न्यूक्लिक अम्ल का, वो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, ताकि आपको बहुत ही पढ़ने में सावधानी होगी। वो साइड में यहां पे मैं लिख देता हूं। मान लो अपन बात करें न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है। यहां साथ साथ अपन चलते रहेंगे। अपन यहां तक बात करी, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दो प्रकार के डीएनए और आरएनए होते हैं। अब ये क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, ये अधिकांश में जो जीवधारी होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ जो क्या होता है वो डीएनए ही होता है, ठीक है।
और डीएनए का जो निर्माण है, डीएनए का, अब अपन निर्माण की बात करें, डीएनए के जो निर्माण की बात करें तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनता है। अब जो पॉलीपेप्टाइड डीएनए के निर्माण की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनता है। पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है वो कैसे बनती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से बनती है। जो ये पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से बनती है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है ये कैसे बनते हैं? देखो, न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये मुख्यतः किससे बने होते हैं? एक जो न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं शर्करा से बना होता है। इसके जो मुख्य घटक, तो न्यूक्लियोटाइड का जो मुख्य घटक होता है क्या क्या होता है? शर्करा होती है। दूसरी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? फॉस्फेट होता है या फॉस्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको। और जो तीसरा जो घटक होता है एक न्यूक्लियोटाइड का, वो क्या होता है? तीसरा जो घटक होता है एक न्यूक्लियोटाइड का, वो क्या होता है? नाइट्रोजन सार। तो एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें, एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो इन तीन घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो इन तीन घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। देखो कैसे। अब बात करते हैं जो पहला घटक है, वो बात करते हैं शर्करा की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए के अंदर जो शर्करा होती है वो किस प्रकार की होती है? जो पहला घटक है, जो न्यूक्लियोटाइड का जो पहला घटक है, जिसके पॉलीमराइजेशन से, बहुलीकरण से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से ही क्या होता है? डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो जो पहला घटक है वो है शर्करा, शुगर। तो याद रखना इसमें 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन से निर्मित राइबोज शर्करा, 5 कार्बन से निर्मित पेंटोज शर्करा, पेंटोज 5 कार्बन होते हैं इसलिए क्या बोलेंगे? पेंटोज शर्करा होती है। ठीक है, जो मुख्यतः राइबोज प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें 5 कार्बन से निर्मित जो शर्करा होती है वो होती है, निर्मित जो शर्करा होती है इसमें 5 कार्बन से निर्मित पेंटोज शर्करा होती है। मतलब शर्करा के अंदर कितने कार्बन पाए जाते हैं? 5 कार्बन पाए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, राइबोज जो शुगर की बात करेंगे, राइबोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, उसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन यहां पर अपन डीएनए की बात करें, डीएनए के डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा होती है वो पाई जाती है। अब डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है वो क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है वो क्या होती है? देखो, डीऑक्सीराइबोज शर्करा की बात करें तो वो क्या होगी? देखो, सबसे पहले अपन को 5 कार्बन वाली जो पेंटोज शर्करा उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो शर्करा की बात कर रहे हैं तो देखो पेंटोज शर्करा की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन सबसे पहले। देखो ये है, अभी जो मैंने यहां पे बोर्ड के ऊपर जो आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कौन सी? राइबोज शर्करा है पेंटोज शर्करा, लेकिन राइबोज शर्करा है। ठीक है, राइबोज शर्करा है। ठीक है, ये राइबोज शर्करा है। अभी जो स्ट्रक्चर दिख रही है बोर्ड पे, ये किसकी है? राइबोज शर्करा है। ठीक है, अब इसमें 5 कार्बन कैसे हो गए? पेंटोज शर्करा है ये। तो एक देखो, पहला कार्बन ये है, दूसरा जो कार्बन है वो ये है, तीसरा जो कार्बन है वो ये है, चौथा जो कार्बन वो ये है, और वो 5वां जो कार्बन है वो ये है। 5 कार्बन आपको स्पष्ट रूप से इसमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूं राइबोज शर्करा है। अब इसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा बनाते हैं। इसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा, मतलब डीऑक्सीराइबोज शर्करा कैसे बनेगी? कि जो इसकी जो सेकंड पोजीशन पे, डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन हटाना। अभी राइबोज शर्करा है, अब मैं इस डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीकरण कर रहा हूं इसका, डीऑक्सी।
ठीक है, ऑक्सीजन को हटाना, है ना। और ये अभी राइबोज शर्करा है, तो इसकी जो सेकेंड पोजीशन पे ये देखो OH है, यहां पे जो ऑक्सीजन है, यहां पर जो ऑक्सीजन है इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी हो जाएगा। तो डीऑक्सी की स्ट्रक्चर बना देंगे। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। देखो अब सेकंड पोजीशन पे देखो यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये अभी कौन शर्करा है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। ये जो शर्करा होती है डीएनए में पाई जाती है, और ये जो शर्करा होती है, ये जो शर्करा होती है कहां पे पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। अब राइबोज शर्करा डीऑक्सी में क्यों परिवर्तित हुई, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा कि जो राइबोज शर्करा है वो डीऑक्सी में क्यों कन्वर्ट हुई, है ना, और डीएनए में वो क्यों पाई जाती है, आरएनए में ये क्यों पाई जाती है, क्योंकि पहले माना जाता था आनुवंशिक पदार्थ था वो आरएनए था, ठीक है। तो प्रथम जो आनुवंशिक पदार्थ था, ये गाइड में लिखा होता है, आप देख लेना, प्रथम जो आनुवंशिक पदार्थ तो आरएनए था। लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या होता है, इस OH ग्रुप की वजह से, जो सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसकी वजह से ये मोर एक्टिव, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील तथा कम स्थायी होता है। मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी के साथ में क्रिया कर लेगा, इस OH की वजह से। ये फ्री OH होता है, अपन में चेन बनाएंगे तब ये OH ही फ्री रहता है यहां पर। तो इस OH की वजह से क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है और कम स्थायी होता है। कम स्थायी क्यों, स्थायी तो नहीं होता इसका, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा, किसी के साथ रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है और स्थायी कम होता है। मतलब स्थायी तो नहीं होता, ये अपने स्ट्रक्चर को बना के नहीं रख सकता। डीएनए में तो जरूरी है स्ट्रक्चर बना के, स्थायी तो जरूरी है। तो इसलिए क्या हुआ, जैसे जैसे उद्विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो ये पोजीशन थी इसकी वजह से जो नेगेटिव पॉइंट मिला था इसको पॉजिटिव बनाया गया, इसको क्या, इस पोजीशन को डीऑक्सी कर दिया गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर केवल H ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, कम क्रियाशील अधिक, इसका उल्टा हो गया, क्रियाशीलता इसकी कम हो गई और स्थायी तो अधिक हो गई। इसलिए डीएनए में कई लंबे टाइम तक डीएनए होता है वो चेंज नहीं होता। तो इस वजह से ये जो पोजीशन थी वो राइबोज शर्करा होती है, आरएनए में पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है वो कहां पाई जाती है, जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है ये डीएनए के अंदर पाई जाती है। अब याद रखना, जब आप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे तो याद रखना, अभी याद बता रहा हूं, आगे भी अपन बात आएगी, तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन होती है ये याद रखना, फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है इस पे क्या होते हैं, नाइट्रोजन सार जो होते हैं वो जुड़ते हैं, ठीक है। और जो 5 पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, यहां पर क्या जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ता है। और 3 पोजीशन पे क्या होता है, दो जो न्यूक्लियोटाइड उनके बीच में क्या होता है, यहां पर भी फॉस्फेट जुड़ता है। तो आपको पूछ ले कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कि भाई नाइट्रोजन बेस कहां जुड़ता है शुगर से, तो नाइट्रोजन बेस पहले कार्बन से जुड़ता है। और आपको पूछ ले फॉस्फेट कहां जुड़ता है, फॉस्फेट 5वें कार्बन और 2 के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में पाया जाता है, ये 5वें और तीसरे के बीच में जुड़ता है, 2 न्यूक्लियोटाइड। अभी मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से। तो ये शर्करा की बात थी इसमें, है ना। तो शर्करा की बात थी, डीए आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम क्या है, तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं। और डीएनए के अंदर क्या, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, इसलिए उसका डीएनए नाम रख दिया गया है। अब दूसरा जो घटक है इसके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, वो बात करते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो दूसरा घटक है उसकी अपन बात करते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दूसरे घटक की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दूसरे घटक की बात करें तो दूसरे घटक में देखो क्या होगा। दूसरा घटक क्या है, फॉस्फेट और फॉस्फोरिक अम्ल।
हमेशा याद रखना फोस्फोरिक जो अम्ल होता है ये ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 के रूप में पाया जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के रूप में ये पाया जाता है। ये क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के रूप जो होता है, जो फॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो फॉस्फेट होता है दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। दो फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट जो होता है जो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? देखो, मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। अब डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस सर्कल बनाने, ऑक्सीजन नहीं बनाए यहां पे। देखो, फिर तो ये एक मैंने डीऑक्सीराइबोस सर्कल बनाई है। अब जो फॉस्फेट होता है ये क्या होता है? जो देखो, ये जो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है इस प्रकार से मैंने क्या बताया था, दो न्यूक्लियोटाइड को ये तीसरी और पांचवें कार्बन से जोड़ता है। ठीक है, तो H OH H H, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोस सर्कल इसलिए इस प्रकार से बनाएंगे अपन। ठीक है, ये जो पांचवा कार्बन है तो पांचवें कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में देखो इस प्रकार से पांचवें से फॉस्फेट इस प्रकार से। ठीक है, ये पांचवा कार्बन है, पांचवें कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा है पांचवें कार्बन से। ठीक है, इस प्रकार से, और तीसरे कार्बन के बीच में इस प्रकार से दो न्यूक्लियोटाइड को ये पांचवें और तीसरे कार्बन के बीच में ये दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। याद रखना, फॉस्फेट इस प्रकार से। जो तीसरा जो घटक है इसका, जो तीसरा जो घटक है, वो तीसरा जो घटक आता है वो आता आपके नाइट्रोजन सार। नाइट्रोजन सार आपको याद हो तो मैंने नाइट्रोजन सार का क्या बताया था? नाइट्रोजन सार जो होता है ये पहले कार्बन से जुड़ता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड उसके प्रथम कार्बन से जुड़ता है। जो राइबोस श्रृंखला होती है उसके प्रथम कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन सार की बात करें, नाइट्रोजन सार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन सार की बात करें, नाइट्रोजन सार दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन प्रकार के होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो पिरिमिडीन डीन प्रकार के होते हैं ना। नाइट्रोजन सार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरिन प्रकार के होते हैं, एक पिरिमिडीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्यूरिन प्रकार के जो नाइट्रोजन सार होते हैं वो एजी होते हैं। ठीक है, एजी एडेनिन एंड गुआनिन। हमेशा याद रखना, प्यूरिन छोटा नाम है एजी। ठीक है, एजी प्यूरिन में एजी प्रकार के जो नाइट्रोजन सार होते हैं वो हमेशा होते हैं। प्यूरिन में दो प्रकार के नाइट्रोजन सार होते हैं, वो एडेनिन है और दूसरा कौन सा है? गुआनिन है। इधर की बात करें, पिरिमिडीन की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के नाइट्रोजन सार होते हैं, तीन प्रकार के नाइट्रोजन सार पाए जाते हैं। अपना भी कॉमन ही बात करें, डीएनए और आरएनए की मैं नाइट्रोजन सार की बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन सार की बात करें तो इसमें कॉमन ही बात कर रहा हूं मैं आपको। तो इसमें साइटोसिन प्रकार का होता है, दूसरा जो होता है
दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, थाइमिन। और तीसरा जो होता है यूरेसिल। यूरेसिल आपको पूछ ले भाई पिरिमिडिन सार कौन से इनमें से, पिरिमिडिन C2 CTU, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, 3 प्रकार के पिरिमिडिन सार होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाते हैं। अब यहां पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि जो पिरिमिडिन होते हैं वो पिरिमिडिन से जुड़ते हैं। अपन आगे द्विरुजु बात करेंगे कि डीएनए जो होता है द्विरुजु से बना होता है, तो एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, और ग्वानिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये तो होता है आपके किसका, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन सार पाए जाते हैं, वो डीएनए के अंदर ये नाइट्रोजन सार पाए जाते हैं। अब बात कर लो, मान लो आपको पूछ ले कि तो आरएनए एकल रज्जु होता है, लेकिन आरएनए के अंदर क्या होता है, एक आरएनए डीएनए के अंतर भी अपन बात करेंगे, लेकिन एक यहां पर और मैं अब विशेष अंतर बता रहा हूं कि एक तो शर्करा में अंतर आ गया यहां पर, कि उसके अंदर तो क्या होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए के राइबोस शर्करा होती है। और यहां पर दूसरा अंतर मैं बता रहा हूं कि यहां पर देखो डीएनए की बात करें, डीएनए के अंदर एडेनिन किसी थाइमिन जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन जुड़ता है, लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है, थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। जी ये थाइमिन है उसकी जगह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। थाइमिन की जगह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर क्या पाया जाएगा, थाइमिन की जगह क्या पाया जाएगा, थाइमिन की जगह क्या पाया जाएगा, आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब अपन बात करेंगे यहाँ पर थाइमिन, जब अपन प्रतिकृतिकरण के बाद जब अपन अनुलेखन की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो वहां पर भी अपन क्या करते हैं, जहां पर डीएनए से जो आरएनए बनाते हैं तो वहां पर क्या है, थाइमिन की जगह अपन यूरेसिल रिप्लेस करते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या है, थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। अब इसकी नेक्स्ट जो बात करें वो किस प्रकार से होगी, तो ये अपने हो गए नाइट्रोजन सार। और नाइट्रोजन सार मैंने बताई है, राइबोज जो शर्करा होती है, जो पेंटोज शर्करा होती है, जो पेंटोज जो शर्करा होती है, मान लो किसी प्रकार की पेंटोज शर्करा, चाहे अपन राइबोज प्रकार की मान ले या डिऑक्सी राइबोज प्रकार की मान ले, तो नाइट्रोजन जो सार होते हैं, नाइट्रोजन जो सार होते हैं वो किससे, पहले कार्बन से जुड़ते हैं। याद रखना है ना, पहले कार्बन से जुड़ते हैं। तो ये नाइट्रोजन सार इतने प्रकार के, इस प्रकार के ये होते हैं। अब आगे अपन चलते हैं, अब अपन आगे निर्माण करते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का एक, ठीक है, कि भाई इस प्रकार से होती है, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस प्रकार से होगी। मान लो देखो तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है, देखो ये राइबोज डीऑक्सी डीएनए की बात करें तो अपन एक स्टैंड बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, तो कैसे बनेगी कि ये पेंटोज शर्करा है, ठीक है, ये पेंटोज शर्करा देखो ये 5 कार्बन की है, तो पेंटोज शर्करा के अंदर ये HOH और CH2H, ठीक है, ये एक पेंटोज शर्करा की एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे यदि अपन इसके यहाँ पर यदि अपन इसके नाइट्रोजन बेस जोड़ दो, चाहे एडेनिन जोड़ दो या थाइमिन जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, तो ये ठीक है, ये बन गया अपने न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद इसको टाइड में फॉस्फेट जोड़ देते इसके, तो फॉस्फेट ये दूसरा जो अपने बात कर रहे हैं, ये मान लो थाइमिन जोड़ते हैं यहाँ पर, तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब जो दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़े, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड की बात करें, दोनों न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, आपको पता है 3 पोजीशन से 5 पोजीशन के बीच में इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया। अब अगला और अपन मान लो न्यूक्लियोटाइड जोड़े इससे, तो देखो ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं अपन, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये बीच में देखो फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ गया। इस प्रकार से देखो ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। जो न्यूक्लियोटाइड है एक सीरीज में जुड़ जाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड देखो एक सीरीज में इस प्रकार जुड़कर क्या होता है, जो इसमें राइबोज शर्करा न्यूक्लियोटाइड क्यों बोला, टाइड क्यों बोला, अभी मैं बताऊंगा आपको एक टेबल से भी
कि इसमें देखो राइबोज शर्करा भी है, नाइट्रोजन बेस भी है और फॉस्फेट भी है। तो ये क्या हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा। इस प्रकार से सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक रज्जु का निर्माण करते हैं डीएनए के। और ऐसे ही दो रज्जु मिलकर क्या होते हैं, डीएनए का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं, देखो कि मैंने आपको क्या क्या बताया, यहां तक एक टेबल के माध्यम से बताता हूं मैं आपको, ठीक है, कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, मान लो ये न्यूक्लिक अम्ल यहां से चालू करते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए प्रकार का होता है, ठीक है। अपन डीएनए को समझ लेते हैं पहले। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, न्यूक्लियो और प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियो और प्रोटीन से बना होता है डीएनए, है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो और प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है डीएनए के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन होता है, अपन को पता ही है ना, हिस्टोन प्रोटीन होता है। और न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड है ये अपन को पता है दो कितने प्रकार का है ना, दो प्रकार का है, दो न्यूक्लियो है। तो ये अपन जो डीएनए के न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए का जो न्यूक्लिक एसिड है उसका अपन हाइड्रोलाइसिस करें तो ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में टूट जाता है। और न्यूक्लियोसाइड को अपन तोड़े तो किस में टूट जाएगा, ये शर्करा और नाइट्रोजन बेस में टूट जाएगा, ठीक है। शर्करा कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। और नाइट्रोजन बेस की बात करें, नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अपने अभी पढ़ा है, प्यूरिन और प्रिमिडीन प्रकार के होते हैं। प्यूरिन होते हैं वो कौन से होते हैं, ए और जी, एडेनिन और गुआनिन होते हैं, एडेनिन गुआनिन। और इधर प्रिमिडीन मैंने क्या बताया था, इधर कौन से होते हैं, साइटोसिन होते हैं और थाइमिन होता है और यूरेसिल होता है। और जो फॉस्फेट होता है वो कौन सा, H3PO4। इस प्रकार से अपन मान लो इसको तोड़े तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर अपन को दिखेगी, है ना। तो मतलब क्या होगा, जब अपन एक डीएनए के अंदर अपन तोड़ते हैं तो डीएनए में अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वाला भाग होता है। न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में टूट जाता है। फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन सार और शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, फिर उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो शर्करा अलग हट जाती है और नाइट्रोजन बेस अलग है। नाइट्रोजन बेस शर्करा कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। और नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के बताए, प्यूरिन और पिरिमिडीन प्रकार के बताए, है ना। प्यूरिन कौन से, एडेनिन और गुआनिन। और जो पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल प्रकार के होते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। इस प्रकार से एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। और ऐसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही दो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो मिलकर क्या होती है, डीएनए का निर्माण करती है। एक बात और आती है इस स्ट्रक्चर में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि जो डीएनए होता है जब इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, अभी वापस से एक बार वो चेन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो डीएनए की बात करें, इसकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए की बात कर रहे हैं तो अपन अगर डीऑक्सीराइबोज शर्करा की बात करते हैं, मान लो यहां पर अपने नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, यहाँ पे नाइट्रोजन पहली पोजीशन नाइट्रोजन थाइमिन, यहाँ पे गुआनिन
जोड़ दिया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बना रहे अपन। तो यहाँ पर एच एच डीऑक्सी शर्करा, इसलिए एच एच सेकेंड पोजीशन पे, और नहीं लिखेंगे, एच एच। और ये यहाँ पर कौन सी है, ये CH2। तो यहाँ पर क्या फॉस्फेट जुड़ेगा, देखो इस प्रकार से अपन को होता है 5 पोजीशन पे क्या जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ता है। इसके बाद 3 पोजीशन और 5 के बीच में क्या जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो घुमाव दिखाया है CH2 का दिखाया मैंने ना, तो ये 5 और 3 पोजीशन के बीच में फॉस्फेट जुड़ गया। इसी प्रकार से 3 पोजीशन और 5 पोजीशन, ये 5 पोजीशन, ये घुमाव दिखाया इसलिए ये देखो 5 पोजीशन के बीच में क्या जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया। और यहां पर क्या जुड़ गया, ये फॉस्फेट जुड़ गया। तो इस प्रकार से ये कौन सी शर्करा हो गई, ये एक जो न्यूक्लियोटाइड हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो गया। ये मतलब जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, मतलब तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है तीनों शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, 3 चीज, टाइड का मतलब तीन से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया। अब इसमें देखो कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, कौन सा कार्बन है, ये 5वां कार्बन है। ये पहला कार्बन है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये कौन सा 5वां कार्बन है। तो यहां पर ये देखो फॉस्फेट ग्रुप कौन से 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर की बात करें तो इधर कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरा कार्बन है। तो देखो जो ये जो 5वें कार्बन से फ्री फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र, ऊपर वाली श्रृंखला में स्वतंत्र होगा, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं पाया जाएगा, है ना। तो ये जो स्वतंत्र जो फॉस्फेट 5वीं पोजीशन पे स्वतंत्र जो फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, 5 प्राइम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 5 प्राइम पोजीशन बोलते हैं। और तीसरी पोजीशन पर जो स्वतंत्र फॉस्फेट ग्रुप तीसरी कार्बन से जुड़ा है ना, जो स्वतंत्र फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, 3 प्राइम पोजीशन बोलते हैं। ये जो साइन है, निशान है, प्राइम का होता है ना, इस प्रकार से। और जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बात करें, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जब बनना चालू होती है, रन करती है, बनती है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ बनती है, देखो, है ना। 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ ये इसका निर्माण होता है। तो ये भी इसमें संरचना में एक मुख्य पॉइंट आता है। अब बात आती है इसके आगे चलें तो इसकी आगे न्यूक्लिक अम्ल की बात होगी। अब डीएनए की बात कर रहे थे अपन, तो डीएनए के जो निर्माण को समझाने के लिए, डीएनए की जो संरचना को समझाने के लिए एक महान वैज्ञानिक थे, 2 महान वैज्ञानिक थे, वाटसन एंड क्रिक। उन्होंने एक मॉडल दिया था डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल। वो क्या है, अब बात करते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की, द्विकुंडलन मॉडल की। द्विकुंडलन मॉडल डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। डीएनए का द्विकुंडलन प्रारूप, इंग्लिश में बात करें तो डबल हेलिक्स मॉडल, इंग्लिश में ज्यादा फेमस होता है डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल। ये क्या था, सबसे पहले तो क्या हुआ था कि 2 वैज्ञानिक थे, वाटसन एंड क्रिक ने ये दिया था। सबसे पहले दिया किसने, वाटसन क्रिक। लेकिन इससे पहले की घटना है कि विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने अक्सरे निवर्तन डाटा डीएनए का इन्होंने क्या किया, डीएनए का अक्सरे निवर्तन डाटा तैयार किया, ठीक है। विल्किंसन और फ्रैंकलिन 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, डीएनए का अक्सरे निकाले, मान लो आप, है ना, कि अक्सर निवर्तन डाटा तैयार कर दिया। लेकिन इनके कहानी समझ में नहीं आई। आपको याद दिला दूं, फ्रेडरिक मिश ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की, उसे अल्टमान ने नाम दिया। इसके बाद विल्किंसन और जो फ्रैंकलिन थे, इन्होंने अक्सर निवर्तन डाटा तैयार कर दिए, किसके, डीएनए के अक्सर निकाले उसका। लेकिन इनके समझ में कहानी कुछ नहीं है उसके बारे में। लेकिन वो कहानी जब उनको अक्सर निवर्तन डाटा जब वाटसन क्रिक ने देखी, उनकी पूरी कहानी समझ में आ गई। जैसे अपन अक्सर देखते हैं ना, उनको क्या दिखा, उसी को लेकर उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया। तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया किसने था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो याद रखना, वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किसके आधार पर दिया था,
इन्हीं के डाटा के आधार पर तैयार किया था। इन्हीं के विल्किंसन और फ्रैंकलिन के जो अक्सर निवर्तन डाटा थे, उन्हीं के आधार पर इन्होंने क्या तैयार कर लिया, उन्हीं के आधार पर इन्होंने वाटसन एंड क्रिक मॉडल तैयार कर दिया। अब वाटसन एक क्रिक मॉडल है क्या, देखो है ना, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ये आणविक की जो बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। तो ये क्या है, किस प्रकार से इसकी बात अपन करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या दिया इन्होंने कि डीएनए द्विरज्जु, बोल दो डबल स्टैंड से बना होता है। बात करें कि डीएनए है ये द्विरज्जु से बनता है, डबल स्टैंड से बना हुआ होता है, पहली बात, ठीक है, सही बात है, जिसमें शर्करा तथा फॉस्फेट आधार बनाते हैं तथा नाइट्रोजन सार अंदर की तरफ पाए जाते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए है वो द्विरज्जु डबल स्टैंड से बना हुआ होता है, ठीक है, डबल स्टैंड से बना होता है, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो इसका आधार होता है, जो रज्जुओं का जो आधार होता है, डबल स्टैंड होता है, दो रज्जु, तो दोनों रज्जुओं का आधार होता है शर्करा और फॉस्फेट से बना होता है, नाइट्रोजन सार होता है, अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट बताया इन्होंने कि दोनों रज्जु या दोनों स्टैंड की बात, दोनों रज्जु एक दूसरे के प्रति समानांतर एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं। मतलब एक रज्जु की ध्रुवता 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो दूसरा उसके विपरीत होगा। ठीक है, ये भी अपन अभी बात करेंगे कि इन्होंने क्या, दो रज्जु होते हैं लेकिन दोनों रज्जु एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। एक है 3 प्राइम से 5 प्राइम और दूसरा उसके विपरीत 3 प्राइम से 5 प्राइम उल्टा आ रहा है, ठीक है। जिसे भी अपन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहले डायग्राम भी बना लेते हैं साथ साथ में। देखो ये मैंने एक रज्जु बनाया है ना, इसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इसमें देखो मैंने क्या 3 पोजीशन पाया, फॉस्फेट ग्रुप इसको क्या बोलेंगे, 3 प्राइम पोजीशन बोलेंगे। और चेन की तरह रन करती है 3 प्राइम से ये 5 पोजीशन में, देखो 5वीं पोजीशन फॉस्फेट इसको 5 प्राइम बोलेंगे। तो चेन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की जो निर्माण होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम बनता है। तो इसमें पहला पॉइंट था कि डीएनए जो द्विरज्जु से बना होता है, 2 रज्जु से बना होता है, 2 रज्जु बना लेते हैं।
ये इसके उल्टा है तो 5 प्राइम पोजीशन हो जाएगी, ये 3 प्राइम, ये 5 कार्बन है और ये फॉस्फेट इस प्रकार से तीसरे से जुड़ा हुआ है, ये 5वां कार्बन, ये फॉस्फेट, ये तीसरा कार्बन और ये 5वें कार्बन पे फ्री फॉस्फेट, इधर ये तीसरी कार्बन पे फ्री फॉस्फेट, ठीक है। और अंदर की तरफ थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। तो ये जो हो गया ये अपने एक न्यूक्लियोटाइड की जो दूसरी श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन गई है, जो अपन डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल को समझाने के लिए मैंने बनाई है, तो आप इसका ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, डीएनए द्विरुज्जु से बना होता है। देखो डीएनए है द्विरुज्जु से बना होता है, दो, एक स्टैंड ये रहा, एक स्टैंड ये रहा, दो रज्जु ये रहे, ठीक है, 2 रज्जु हो गए। दूसरा, और इस रज्जु का मैंने बताया यहां से तो मिटा दिया, लेकिन यहां देखो कि रज्जु का जो आधार होता है किसे, शर्करा और फोस्फेट, शर्करा और फोस्फेट, शर्करा और फोस्फेट, शर्करा और फोस्फेट से आधार बना हुआ है। और नाइट्रोजन सार अंदर की तरफ विकसित होते हैं, ये नाइट्रोजन सार देखो अंदर की तरफ है, दोनों रज्जुओं के इस प्रकार से, ठीक है। और दोनों रज्जु, दूसरा पॉइंट, दोनों रज्जु एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना। देखो एक ये 3 प्राइम से 5 प्राइम इधर जा रहा है, तो इधर देखो ये कौन सा कार्बन है, 3 प्राइम है, और ये 5वां कार्बन जरूरत है 5 प्राइम है। तो देखो दोनों जो रज्जु है एक दूसरे के विपरीत है, एक उल्टा है एक उल्टा है, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के प्रति समानांतर पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोनों रज्जुओं में नाइट्रोजन सार हाइड्रोजन बंध के द्वारा तो जुड़े रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन बंध पाए, दोनों जो रज्जु है वो दोनों रज्जु के जो नाइट्रोजन सार होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है। पहली बात तो ये है ना, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है, ठीक है। एडेनिन और डबल बॉन्ड से जुड़ता है। और गुआनिन होता है वो किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो यहां जोड़ देते हैं, देखो एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से, डबल बॉन्ड से, थाइमिन एडेनिन डबल बॉन्ड से, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से, साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड से, इस प्रकार से आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की बात करें, चौथे पॉइंट की बात करें तो दोनों रज्जुओं में दक्षिणावर्त घूर्णन पाया जाता है, ठीक है। दोनों रज्जु होंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, दो रज्जु थे उन्हें दक्षिणावर्त मतलब ट्विस्टिंग होती है, वो दक्षिणावर्त होती है ना। दोनों रज्जुओं में जो घूर्णन पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, दक्षिणावर्त घूर्णन पाया जाता है, मतलब दक्षिण दिशा में जो रोटेशन होता है वो दक्षिणावर्त होता है ना, दक्षिणावर्त घूर्णन इनमें पाया जाता है। अब एक स्ट्रक्चर और दूसरी बनाता हूं, ये तो देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिससे आप समझ गए कि ये इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं और बीच में इस प्रकार से ये होते हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से ये डीएनए की देखो स्ट्रक्चर इस प्रकार से इसमें ट्विस्टिंग दिख रही है आपको, ठीक है। जो डबल हेलिक्स मॉडल में जो समझाया था उन्होंने वो इस प्रकार, इस डायग्राम से भी अपन कुछ बिंदु उसके समझ सकते हैं, ठीक है।
तो उन्होंने जो अगला जो पॉइंट बताया था वो क्या बताया था, देखो जो डीएनए के अंदर जो जो इसका डायमीटर होता है वो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जो अगला पॉइंट बताया था वो क्या बताया था, इसका जो डायमीटर व्यास होता है डीएनए का वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, डायमीटर कितना होता है इसका, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद जो बात करें कि देखो ये एक जो घूर्णन है, ये एक जो घूर्णन है, इस प्रकार से एक जो कंप्लीट घूर्णन है इसको क्या बोलते हैं, चूड़ी अंतराल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चूड़ी अंतराल बोलते हैं। इसको चूड़ी अंतराल बोलते हैं। और चूड़ी अंतराल की जो दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो ये एक जब कंप्लीट जो घूर्णन होता है, एक मतलब क्या होता है, एक पूरा चक्कर होता है डीएनए का, एक इस प्रकार से एक पूरा जो घूर्णन होता है उसको क्या बोलते हैं, चूड़ी अंतराल बोलते हैं। चूड़ी अंतराल की जो दूरी होती है, मतलब एक खांच से लेकर एक बीच वाली खांच को छोड़कर अगली खांच तक की जो दूरी होती है इसको चूड़ी अंतराल बोलते हैं। और चूड़ी अंतराल का जो दूरी लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला पॉइंट है, और एक चूड़ी अंतराल के अंदर याद रखना 10 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो मैंने 10 बनाए, ठीक है। एक चूड़ी अंतराल के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। एक चूड़ी अंतराल के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 जो सार युग्म है वो पाए जाते हैं। याद रखना, एक चूड़ी अंतराल के अंदर कितने सार युग्म पाए जाते हैं, 10 सार युग्म पाए जाते हैं। देखो गिन लो, 10 सार युग्म है। अब प्रत्येक सार युग्म के बीच में दूरी क्या होगी, देखो 10 के बीच में 34 एंगस्ट्रॉम है, तो प्रत्येक के बीच में कितनी दूरी होगी, प्रत्येक के बीच में जो दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गई, है ना। प्रत्येक जो सार युग्म है उसके बीच में जो दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। क्यों कि 10 के अंदर दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम, तो एक की कितनी आ जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो ये भी कई बार इसमें पूछ लेते हैं। तो ये डीएनए का मॉडल था। और इसमें जो नेक्स्ट जो बात आती है, तो यहां से जो चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट आता है कि जो डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर अगला पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में जो चूड़ी अंतराल, डीएनए की जो ट्विस्टिंग होती है, चूड़ी जो अंतराल होता है, चूड़ी अंतराल कितना 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और 34 एंगस्ट्रॉम कितने सार युग्म, 10 सार युग्म बेस पेयर पाए जाते हैं। और फिर प्रत्येक सार युग्म के बीच में दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करें अपन कि देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो सार युग्म होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं, एक के ऊपर देखो एक के ऊपर एक पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों स्टैंड जैसे जैसे अपने जो बांस की जो सीढ़ी होती है इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। इससे क्या होता है, दोनों स्टैंडों को स्थायित्व प्रदान मिलता है, ठीक है। दोनों स्टैंडों को क्या होता है, स्थायित्व मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अपना था ये डबल हेलिक्स मॉडल था डीएनए का, ये था ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था जो बहुत ही ज्यादा विख्यात हुआ था। और वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, किसके आधार पर दिया था, ये वाटसन और क्रिक ने विल्किंसन और फ्रैंकलिन के अक्सर निवर्तन डाटा के आधार पर ये मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के मुख्य बिंदु ये थे, और इसकी स्ट्रक्चर, एक तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने वो बनाई थी, और दूसरी स्ट्रक्चर इसमें ये अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों आगे अपन जो आगे बात करते हैं, आगे जो बात करें देखो तो अपन बात करते हैं आगे, इसमें जो मुख्य बात आती है वो आती है एक चारगाफ नियम की। चारगाफ नियम को डिस्कस करें। चारगाफ नियम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारगाफ नियम की बात करें अब बात करते हैं चारगाफ नियम की। चारगाफ नियम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना, कई बार पूछा जाता है चारगाफ नियम है क्या। देखो
चारागाह ने क्या बताया था, चारागाह ने ये बताया था कि एडेनिन जो होता है, अब डीएनए के ऊपर लागू होता है, याद रखना है ना चारागाह नियम। इसने क्या कहा था, एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ता है, पहला बात इसने क्या बताई थी। और ग्वानिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ जुड़ता है, पहली बात ये बताई थी उसने। दूसरी बात क्या बताई थी उसने, मतलब क्या हो गया कि एडेनिन के साथ जो एडेनिन की मात्रा होती है थाइमिन के बराबर होती है, और ग्वानिन की जो मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, साइटोसिन के बराबर होती है। इसने क्या है, A प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, ये बताया था। उसने कहा था जो प्यूरिन जो होती है, प्यूरिन की जो मात्रा होती है वो पिरिमिडिन जो सार होते हैं उनके बराबर होती है, ये बात बताई थी। तीसरा पॉइंट बताया उसने कहा A प्लस टी का जो रेशियो होता है वो G प्लस सी के बराबर नहीं होता है, याद रखना है ना। तो चारागाह अपने नियम में क्या बताया, चारागाह ने क्या बताया था, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से जुड़ता है। तो डीएनए की बात करें तो A प्लस जी का जो रेशियो होता है T प्लस सी के बराबर होता है, और प्यूरिन होता है पिरिमिडिन के बराबर होता है। A प्लस टी होता है नॉट इक्वल टू G प्लस सी, ये रेशियो भी इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चौथा जो प्रश्न है इसने क्या कहा, A प्लस टी अपॉन G प्लस सी का जो रेशियो होता है हमेशा ही 1 होता है, और ये रेशियो होता है ये विभिन्न स्पीसीज उसके लिए डिपेंड हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो रेशियो होता है इसी को चारागाह नियम बोलते हैं। A प्लस टी का जो A प्लस टी और G प्लस सी का जो रेशियो है इसको चारागाह नियम बोलते हैं, और ये क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये 1 के बराबर होता है। अब देखो कैसे कैसे कि ये यूकैरियोटिक में तो क्या होता है 1 से ज्यादा होता है ना। A प्लस टी अपॉन G प्लस सी का जो रेशियो होता है यूकैरियोटिक में तो क्या होता है 1 से ज्यादा होता है। यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये क्या होता है 1 से ज्यादा होता है। ये अनुपात 1 से ज्यादा क्यों होता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो A प्लस टी होता है इसका रेशियो ज्यादा होता है, याद रखना ये ज्यादा होता है, A प्लस टी होता है ये ज्यादा होता है। और मतलब ज्यादा के अंदर देखो, ज्यादा के अंदर कम का भाग देंगे तो 1 से ज्यादा ही होगा, तो यूकैरियोटिक के अंदर ये रेशियो 1 से ज्यादा होता है। और प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर जो होता है 1 से ये कम होता है। 1 से कम क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर G प्लस सी जो होता है, G प्लस सी का जो अनुपात होता है नीचे वाला G प्लस सी होता है ये ज्यादा होता है, ठीक है, ये ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा होगा, कम में भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा, तो इसलिए क्या होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा G प्लस सी ज्यादा होता है, इसलिए ये अनुपात होता है जो ये A प्लस टी G प्लस सी जो चारागाह का रेशियो बोलते हैं इसको, है ना, ये इसको ये कम होता है 1 से। इस प्रकार से अपन इसको डिपेंड करें। अब देखो बच्चों कई बार इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, इस पे आधार पर देखा ध्यान देना कि एक न्यूमेरिकल मैं करके बताता हूँ आपको किस प्रकार से आ जाता है इसके अंदर। कई बार नीट के अंदर कई बार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसने क्या बताया था, इसने क्या कहा था एडेनिन की मात्रा होती है थाइमिन के बराबर होती है, और जो ग्वानिन की मात्रा होती है वो ये बराबर का साइन है, याद रखना बॉन्ड नहीं है, ये साइटोसिन के बराबर होती है, ठीक है। और इसने ये क्या कहा था A प्लस जी होता है ये T प्लस सी होता है, ये जो प्यूरिन की मात्रा होती है पिरिमिडिन के बराबर होती है ना डीएनए के स्टैंड में। अब मान लो आपको वो कोई कह दे कि बताओ कि ग्वानिन की मात्रा है वो 30% है। हाँ एक बात और बता दूं आपको मैं कि इनकी जो मात्रा होती है 50-50% होती है, 50-50% होती है दोनों की, ठीक है ना। एडेनिन की मात्रा है तो 50% है, तो T प्लस सी जो है इनका भी 50% ही रेशियो होता है। तो अब मान लो आपको वो कह दे कि मान लो ग्वानिन की मात्रा 30% है, तो आप एडेनिन की मात्रा निकालो, साइटोसिन की मात्रा निकालो, थाइमिन की मात्रा निकालो, है ना। तो इनका किस प्रकार से आगे अनुपात होगा, तो देखो अपने को इस फॉर्मूले में लिख के देखो A प्लस जी इक्वल टू T प्लस सी, तो अपन को दी हुई किसकी है, ग्वानिन की मात्रा दी है, और ग्वानिन की मात्रा किसके बराबर होती है, साइटोसिन के बराबर होती है। तो ग्वानिन की मात्रा किसके बराबर होती है, साइटोसिन, तो ये भी कितना हो गया 30% हो गया, ठीक है। तो अपन को पता है दोनों का जो अनुपात होता है कितना 50-50% होता है, 50-50% होता है। तो ये ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा 50% होगी, थाइमिन की मात्रा कितने परसेंट होगी, 20% होगी। तो थाइमिन 20% आ गया तो एडेनिन कितना आ जाएगा, क्योंकि एडेनिन की मात्रा किसके बराबर होती है, थाइमिन के बराबर, है ना। तो एडेनिन की मात्रा कितनी होगी 20%। तो इस प्रकार से आपको पूछ ले तो एडेनिन की मात्रा कितनी होगी 20% होगी, साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी
30% होगी और थायमिन की मात्रा कितनी होगी 20% होगी। तो ये अपना उत्तर इस प्रकार से अपन इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये था चारागाप का नियम था, है ना। चारागाप के नियम से बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें बन जाते हैं, है ना। चारागाप के नियम में इस पर किसी का भी रेशियो पूछ सकता है वो, तो इस प्रकार से सभी का रेशियो निकाल तो अपन को पता है, इस प्रकार से अपन इसमें चारागाप नियम से इसे रेशियो अपन इसमें इजी से अपन निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है वापस मैं बता दूं। आज अपन ने न्यूक्लिक एसिड से चालू किया था, ठीक है। आज अपने आणविक जीव विज्ञान मोलिकुलर बायोलॉजी जो चालू कर दिया उसमें न्यूक्लिक एसिड किया। न्यूक्लिक एसिड पेड्रिक मिश्र ने दिया था, फिर अल्टमान ने इसको नाम दिया था। उसमें न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अपन ने फिर डीएनए और आरएनए के अंदर बात की तो डीएनए जो होता है उसके अंदर जो डीएनए की बात की, डीएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण कैसे होता है, फिर कुछ अपने उसमें कुछ अंतर भी पढ़े थे। आरएनए के अंदर क्या होता है, हालांकि अपन अलग से उनका अंतर और डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आरएनए के अंदर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बहुलीकरण से ही क्या होता है डीएनए का निर्माण होता है ना। डीएनए द्विरुज्जु होता है, द्विरुज्जु का निर्माण जो न्यूक्लियोटाइड उनका बहुलीकरण से होता है। और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण अपन को पता है किससे होता है, शर्करा से होता है, नाइट्रोजन बेस से होता है और फॉस्फेट से होता है। और ये सारे के सारे जो फॉस्फेट्स और शर्करा और जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और ऐसी वो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में जुड़कर क्या होती है डीएनए का निर्माण करती है। इसके बाद अपने बात करी थी कि डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात करी थी। डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल है जो वाटसन क्रिक ने दिया था, लेकिन किसके डाटा के आधार पर दिया था, याद है विल्किंसन और फ्रैंकलिन के जो अक्षर निवर्तन डाटा उसके आधार पर किया था। उसके फिर पॉइंटों का अपन ने अध्ययन किया था। उसके बाद अपने चारागाप नियम की भी अपन ने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद एक आता है सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। तो इसके बाद आता है सेंट्रल डोगमा सिद्धांत क्या है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना सेंट्रल डोगमा सिद्धांत है ये केवल क्रिक ने दिया था, ठीक है। क्रिक ने दिया था, इसको आणविक विज्ञान का मूल सिद्धांत भी बोलते हैं ना। क्रिक ने दिया था, जो वाटसन क्रिक है उनमें से केवल जो क्रिक है उसने ही ये सेंट्रल डोगमा सिद्धांत दिया था, याद रखना, है ना। जो सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत की बात है, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत है ये क्रिक ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। इसने क्या कहा, यह है आणविक विज्ञान का मूल सिद्धांत है, ठीक है। इसने क्या कहा था, इसने क्या कहा कि इसने कहा डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। मतलब क्या हो गया कि सूचनाओं का क्या होता है, सूचनाओं का एक दिशा में प्रवाह होता है। इसी को सेंट्रल डोगमा सिद्धांत बोलते हैं, है ना। डीएनए से डीएनए इसको प्रतिकृतिकरण बोलते हैं, रेप्लिकेशन, और ये अनुलेखन, ये ट्रांसलेशन, अनुवादन। मतलब क्या हुआ कि सूचनाओं का प्रवाह एक ही दिशा में प्रोटीन निर्माण की तरफ, तो डीएनए से लेकर प्रोटीन निर्माण तक सूचनाओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। देखो डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। मतलब आनुवंशिक सूचना थी, वो कोडेड थी, किस लिए थी, प्रोटीन निर्माण के लिए। तो सूचनाओं का प्रवाह एक ही दिशा में हुआ, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत बोलते हैं ना। आणविक जो विज्ञान है उसका मूल सिद्धांत बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो फिर ये बच्चों आज की कक्षा में आज अपन ने बहुत सी आणविक जीव विज्ञान के बारे में बात की। इसके बाद जो अगली कक्षा है उसके बारे में अपन जो आगे इसकी बची हुई चीज़ें हैं वो अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसके में भी आणविक जीव विज्ञान की मोलिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है वो इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से एनसीईआरटी में इसको भी अच्छे से दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसमें विशेष रूप से दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से इसको तैयार करें ताकि अपन को परीक्षा में इसका फायदा मिले। तो इसलिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।